जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, ऐसा है कि जो हमने चैप्टर डिस्कस करना है ना मिड से पहले, वो है बेसिकली आप कह रहे हैं कि वो है बायोमैस। बायोमैस से रिलेटेड है बायोमैस। अब बायोमैस जो है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा पहला इसमें जो टॉपिक है ना, यानी हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं उसका जो पहला टॉपिक है, तो उसमें मतलब वो है आप कह लें कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो चूंकि बायोमैस भी जो है वो इन्हीं आप कह लें कि जो एनर्जी की जो टाइप्स है, इन्हीं की एक टाइप है, बेसिकली एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की एक टाइप है। इसको आगे डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे। और भी जो टाइप्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, वो भी हमने बाद में डिस्कस करनी है। अब इसमें सबसे पहले बच्चे मतलब मैं आपके साथ ना एक जो पॉइंट है या छोटा सा एक टॉपिक है, वो पहले मैं आपके साथ उसका मटेरियल में शेयर कर लूँ, तो इसको ना फिर थोड़ा आगे फिर इसको डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, इसमें आपकी स्क्रीन के ऊपर ना एक स्लाइड ये शो हो रही है। अब इसके अंदर बड़ी एक सिंपल सी इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या होता है। रिन्यूएबल एनर्जी जो रिसोर्स है वो बेसिकली क्या होता है। अच्छा, अब इसमें जो है रिन्यूएबल, जैसे कि बच्चे देखें नाम से जाहिर है, यानी रिन्यूएबल जिसको मतलब जो है कि आप कह लें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसको आप कह लें कि बार बार यूज किया जा सके, रीयूटिलाइज किया जा सके। तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होता क्या है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन जो है ये देखें आप स्क्रीन के ऊपर ही है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या है, कि दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या यू सिंपली यूं कह लें कि दैट कैन बी रीग्रोन कह लें, या दैट कैन बी रीमेड कह लें, रीमेक कह लें। तो ऐसे जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं ना, उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। यानी आप सिंपल अगर आप सिंपल मतलब वर्डिंग में अगर हम इसको डिस्क्राइब करें ना, वो आप यूं कर सकते हैं कि भाई कोई भी ऐसा एनर्जी रिसोर्स कह लें कि जिसको एक दफा अगर हम इस्तेमाल कर लें एक दफा, तो उसके जो भी प्रोडक्ट्स बने वो प्रोडक्ट्स दोबारा अपने रिसोर्स की रीफॉर्मेशन में, रिप्रोडक्शन में क्या हो सके, यूटिलाइज हो सके, या आप कह लें कि वो इस्तेमाल हो सके। तो इस तरह का जो एनर्जी रिसोर्स होता है ना, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। यानी सिंपली हम ये कह रहे हैं कि ऐसा एनर्जी रिसोर्स जिसको हम एक दफा इस्तेमाल करें, तो उस जब वो कंज्यूम हो ना, तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बने, प्रोडक्ट्स, तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा उसी जैसा जो रॉ मटेरियल है या रिसोर्स है, उसको बनाने में दोबारा इस्तेमाल हो सके, उसको बनाने में दोबारा इस्तेमाल हो सके विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो इस तरह का जो एनर्जी रिसोर्स होता है ना, उसको हम कहते हैं बेसिकली आप कह लें कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। अब यहाँ पे ना एक कुछ टाइप्स जो हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की यहाँ पे दी गई है। अब इसके अंदर मतलब आप कह लें एक हमारे पास क्या है, एक आप सिंपली कह लें कि ये बायोमैस है, एक ये विंड एनर्जी होती है जिसकी छोटी सी ऐसे एक आप कह लें कि भाई एक इसकी ये यहाँ पे वो भी डायग्राम सी बनी हुई है, या जियोथर्मल एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है। तो ये हाइड्रो आप कह लें कि हमारे पास थर्मल एनर्जी, इस तरह से भी मतलब हमारे पास ना ये है। अब ये मतलब 5-6 टाइप्स हैं जो बेसिकली क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की टाइप्स हैं। और इनको आगे हमने मतलब जो बायोमैस है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, इसको आगे हमने क्या करना है वो डिटेल में डिस्कस करना है। देखिए बायोमैस जो है ये, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से भी मतलब इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर ना ये एक छोटी सी एक पिक्चर देखेंगे आप स्क्रीन के ऊपर है। देखिए जो बायोमैस है ना, ये ना एक कॉम्प्रिहेंसिव एक टर्म है, ये एक ब्रॉड आप कह लें कि एक टर्म है। यानी आप इंडिविजुअल किसी सब्सटेंस को नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ यही बायोमैस है। तो हम जनरली ये कहते हैं कि जमीन के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। यानी जमीन पर हम कहते हैं कि भाई प्रोड्यूस होने वाले ऑन द अर्थ सरफेस कह लें आप, तो जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो भी आप कह लें कि ऑर्गेनिक मैटर या सब्सटेंसेस
ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिनकी फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्शन होती है, उन सब्सटेंसेस को, उन ऑर्गेनिक मैटर्स को हम जनरली क्या कहते हैं, उसको बायोमास कहते हैं। अब जैसे देखिए मिसाल के तौर पर इसमें ये ट्रीज भी हैं, इसमें प्लांट्स भी हैं। अब इसमें बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। देखिए आजकल अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो जिस तरह ये मतलब आम रूटीन में कपास की फसल होती है, गन्ने की फसल है, या गंदम की फसल है, या इवन आप कह लें जो चावल की फसल है, या किसी भी तरह के जो प्लांट्स हैं, या फॉरेस्ट्स के अंदर किसी भी तरह के जो ट्रीज हैं, दरख्त हैं, तो ये तमाम जो सब्सटेंसेस हैं इनको इन जनरल हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। इन जनरल इनको हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। वो बायोमास हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो सब्सटेंसेस हैं जो नेचुरल तरीके से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और ये इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं कि ये एयर के अंदर मतलब आप कह लें कि ये फोटोसिंथेसिस के आप कह लें कि प्रोसेस के जरिए ये नेचुरली क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह के जनरली जो सब्सटेंसेस हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, बेसिकली हम उनको कहते हैं बायोमास कहते हैं। तो अब इसके अंदर बच्चे मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन जो है वो हमारे जहन में आता है। वो क्वेश्चन हमारे जहन में ये आता है कि जो बायोमास है ये कैसे एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, कि बायोमास जो है ये रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कैसे है। तो उसमें देखिए बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, जैसे देखें ना मिसाल के तौर पर ये ट्रीज है, दरख्त है, तो आम रूटीन में अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो यही होता है ना कि हमारी मतलब आप कह लें कि भाई सोसाइटी के अंदर या डेली लाइफ में अगर हम इवन जहाँ अभी यूनिवर्सिटी में हम मतलब यहाँ पे हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, यहाँ हम रह रहे हैं, अगर इसके मुजाफात में भी हम देखें ना तो ज़्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो ऐसी है कि जो आप कह लें शहर से हटके मतलब देहात या इस तरह के एरियाज में रहती है, जहाँ पे सुई गैस की भी अवेलेबिलिटी नहीं है, या इसके अलावा भी मतलब जिस तरह की है। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे कि वो ये मतलब आप कह लें कि जो दरख्त की लकड़ी होती है, जो डेड प्लांट्स होते हैं, इनको ड्राई करके फिर वो क्या करते हैं, वो मतलब इनको बर्निंग के प्रोसेस में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इससे ना हीट को हम हासिल करते हैं और उसको अपने किसी भी यूजफुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। या मिसाल के तौर पर अगर यूँ कह लें, सपोज ये दरख्त है जहाँ ये मेरा एरो है, इसको जब हम ना कट करते हैं, आप कह लें कि स्मॉलर पीस, छोटे छोटे पीसीस के टुकड़ों के अंदर, ठीक है, या इससे आप कोई भी चीज़ बना लेते हैं, कुर्सियाँ हैं, मेज़ है, बेंच है, वट एवर जो भी लकड़ी का काम है, डाइस है, जो भी है, चेयर्स हैं, तो उनको जब वो एक अरसा इस्तेमाल करने के बाद जब जाहिरी बात है वो टूट जाती है, टूट का शिकार हो जाती है, या डीके का प्रोसेस हो जाता है, तो इनको फिर हम क्या करते हैं, ग्राइंड करके इनको फर्दर जो है तो वो हम एक बर्निंग के प्रोसेस, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई पावर प्लांट है, ठीक है, या इवन हम कहते हैं कि ये जो दरख्त है इनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके, ठीक है, तो ग्राइंड करके या छोटे छोटे पीसेस में डायरेक्टली हम इन्हें क्या करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर आप कह लें, या किसी भी पावर प्लांट के अंदर हम स्पोल से डायरेक्टली बर्न करते हैं। या इवन हम कहते हैं कि हम किसी डोमेस्टिक पर्पज मीन्स कि हम अगर हम डेली लाइफ में घरों में भी इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली बर्न करते हैं। बर्न क्यों करते हैं, देखिए बर्न करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, जो पर्पज है, वो बेसिकली क्या है कि हम उस सब्सटेंस से, उस प्रोसेस से हीट को हम क्या करना चाहते हैं, वो हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हीट जो है वो हमारा रिक्वायर्ड एक मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो हीट को हम क्या करते हैं बेसिकली, तो उसको हम किसी भी यूजफुल पर्पस के लिए ना हम उसको इस्तेमाल करते हैं, डेली लाइफ में खाना पकाने के लिए या किसी भी और पर्पस के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जब हम किसी भी मतलब इस तरह का बायोमास है, कोई डेड प्लांट्स है, कोई ट्रीज हैं, वट जो भी है, जब हम इसको बर्न करते हैं ना तो हम कहते हैं कि मेनली 3 प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, दूसरा हीट रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है, और वाटर प्रोड्यूस होता है, यानी H2O। तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट है ना वो है हीट, जिसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पर, वो फर्टिलाइजर कंपनी है या फैक्ट्री है, अगर आप कह लें कोई इंडस्ट्री है, वट एवर जो भी है, या डेली लाइफ में, तो हीट को इस्तेमाल करते हैं अपने यूजफुल एक पर्पज के लिए। और इसके साथ जो साइड प्रोडक्ट है ना वो है कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है।
ये क्या होते हैं, ये एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होते हैं, ये एंटर हो जाते हैं, ये चले जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ये एग्जिट होती है, रिलीज होती है, एंटर होती है, मौजूद होती है, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जाया नहीं जाती। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें पता है जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, ये इसी तरह के जो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो इसी तरह की कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं, ग्रो कहते हैं। ये यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस यानी सन की हीट कह लें या उनके अंदर प्लांट्स के अंदर जो वाटर है वो क्लोरोफिल को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और जो वो इसी तरह के जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो मजीद ग्रो करते जाते हैं, ठीक है। तो थोड़े ही अरसे के बाद जब वो ग्रो कर जाते हैं तो उनको भी दोबारा हम एज ए आप कह लें सोर्स ऑफ हीट के तौर पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये कर सकते हैं, सिंपल कह लें। तो चूंकि हम कहते हैं कि ये जो बायोमास है इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर वगैरह जो एटमॉस्फेयर में होते हैं ये दोबारा इसी तरह के सब्सटेंसेस की रीफॉर्मेशन में, रीग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, यूटिलाइज होते हैं या हेल्प करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये इस तरह का जो एक रिसोर्स है तो इसको हम कहते हैं ये रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है कि एक दफा कंज्यूम कर लिया, एक दफा जब हम इसे कंज्यूम कर लेते हैं तो इसका जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो उसी जैसे रिसोर्स को दोबारा प्रोड्यूस करने में क्या होते हैं, वो रीयूटिलाइज होते हैं और थोड़े ही टाइम ड्यूरेशन में या लैप्स ऑफ टाइम कह लें, ठीक है। तो वो दोबारा मतलब उसी तरह के जो सब्सटेंसेस हैं, जो मटेरियल्स हैं कह लें, या उसी तरह का जो बायोमास है उसको दोबारा रीग्रो करने में क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो इस तरह का जो एनर्जी रिसोर्स होता है ना उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। अच्छा, ये एक छोटी सी मतलब एक डायग्राम है जहां से आप ये आइडिया जो है वो पिक कर सकते हैं। इसी तरह से ये एक और है जो आपकी स्क्रीन पर है, आप देखें इसको। अब इसके अंदर भी देखें ना, अगर हम मिसाल के तौर पर कि हम ये बात करते हैं कि अगर आप छोटी सी ये इसमें देखिए, आप ये जो पिक्चर आप स्क्रीन पर है, अब इसके अंदर भी देखें कि उसने छोटी सी जो एग्जांपल बेसिकली दी है तो वो क्या है कि इसमें मतलब हम कह लें कि भाई जहाँ पे ये देखें मेरा एरो है, ठीक है, यहाँ पे देखें वो कहते हैं कि ट्रीज हैं या कोई भी डेड प्लांट्स हैं, ठीक है, इससे हम कोई भी चीज़ स्पोज बना लेते हैं या ना भी बनाए अगर हम, तो इनको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ग्राइंड यानी क्रशिंग करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं और इसको डायरेक्टली हम किसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, डोमेस्टिक पर्पज में भी। पर्पज इसका वही है कि इसको हमने बर्न करना है, इसमें जो कार्बन कंटेंट्स होते हैं उनकी जब ऑक्सीडेशन होती है ना, देखिए कंबस्टन जो है वो बेसिकली एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। उसमें कार्बन कंटेंट्स की ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। और उसके साइड प्रोडक्ट के तौर पर देखें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर या मॉइस्चर कह लें वो भी प्रोड्यूस होता है और वो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, वो शामिल हो जाता है, ठीक है। अब वो जो एटमॉस्फेयर के अंदर वो एंटर होता है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या वाटर है, तो जाहिर बात है कि ये जाया नहीं जाता। यही कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर जो है ये दोबारा इसी तरह के जो फर्दर जो बायोमासेस हैं, ये जो सब्सटेंसेस हैं उनको रीग्रो करने में, उनकी रीफॉर्मेशन में, ठीक है, उनकी रीग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में दोबारा क्या होते हैं, यूटिलाइज होते हैं और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कह लें कि वो दोबारा क्या हो जाते हैं, रीग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो उनको दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी रिसोर्स के तौर पे। तो ये पूरा ना एक साइकिल है बेसिकली। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो बायोमास है ये एक्चुअली क्या है कि ये एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की बेसिकली क्या है, ये टाइप है। तो यही बात मतलब हम उसमें मतलब अपना जो हमारा टॉपिक है उसका जो आप कह लें कि जो सेंट्रल पॉइंट है वो बेसिकली यही है हमारा। और इसी बायोमास को ही आगे हमने क्या करना है, वो लेके चलना है। तो इसकी जो डिफरेंट आगे जो भी एप्लीकेशंस हैं तो वो फिर हम आगे मतलब उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मेन पॉइंट इसमें यही था कि जो बायोमास है ये कैसे एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है।
अगर हम दोबारा अपनी उसी डेफिनेशन की तरफ आए ना, मिसाल के तौर पर कि अगर आप इसको देखें, ये डेफिनेशन जो लिखी हुई है, अब अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ें आप कि रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, दैट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड, रीमेड, रीमेक, रिप्लेनिश इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट्स कॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं कि बायोमास है, विंड एनर्जी है। अगर आप विंड एनर्जी की भी अगर आप थोड़ा सा यानी अगर कॉन्सेप्ट अपने जहन में लाएं एक इमेजिनेशन के अंदर, तो देखिए सिंपल सी बात है कि जैसे ये छोटी सी एक इसमें ना ये एक आप कह लें डायग्राम से बनी हुई है, तो ये विंड एनर्जी में यही होता है कि विंड टरबाइन होती है, मीन्स के टावर होता है, उसके ऊपर ना 3 ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, जैसे पंखे के 3 पर होते हैं हम कहते हैं, तो ये 3 ब्लेड्स होते हैं। तो उसमें बच्चे फिर ये होता है कि जब विंड ब्लो करती है, मीन्स के जब हवा चलती है ना, तो वो उन ब्लेड्स को रोटेट करती है, तो वो एयर की जो यानी वो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, वो उसको जब रोटेट करती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो जब ब्लेड रोटेट करते हैं तो वो फिर मतलब अपने हब के जरिए जो सेंट्रल उसका पॉइंट होता है जिससे वो ब्लेड अटैच होते हैं, वो आगे ना सिंपल बात ये आगे जनरेटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो वो जनरेटर को क्या करते हैं, वो उसे स्टार्ट करते हैं या उसे रन करवाते हैं, उससे अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अब जाहिर बात है ये क्यों एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। ये देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर हवा जो है वो कहीं खत्म तो नहीं होने लगी ना, तो विंड जो है वो कहीं वैनिश तो नहीं होने लगी, खत्म तो नहीं होने लगी। तो विंड ने हर वक्त ब्लो करते रहना है, उसने ब्लेड्स को रोटेट करते रहना है, उसने यानी काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये भी एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। इसी तरह सोलर एनर्जी है कि सूरज जब हम सिंपल अगर वर्डिंग में कहें तो सूरज जब ब्लू होता है तो उसकी जो हीट होती है, जो सनलाइट होती है, उसको यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी यानी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं सनलाइट को, ठीक है। तो सूरज जब गरूब हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो थोड़े टाइम के बाद दोबारा वो मतलब आप कह रहे हैं कि वो ब्लू होता है, और ये मतलब प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरह के जो एनर्जी रिसोर्सेज है ना भाई, इनको हम कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब इसी तरह से अगर ये रीन्यूएबल है, ठीक है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है बच्चे के नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होंगे। नॉन रीन्यूएबल देखिए वो फिर उसका उलट हो जाएगा, सिंपल इज दैट, यानी वो एनर्जी रिसोर्सेज जो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रिप्रोड्यूस हो सके, रीग्रो कर सके, ठीक है, जिनकी रिफॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन हो सके, वो रीन्यूएबल, और जो ना हो सके वो नॉन रीन्यूएबल। अब इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो देखिए आप स्क्रीन के ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि a non-renewable resource is a natural resource that cannot be remade or regrown कहते हैं as fast as we are using it। यानी जितना तेजी से हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं या जो हमारी डिमांड है, ठीक है, उसके मुताबिक वो रीग्रो ना कर सके। तो मतलब तो यह सिंपल वर्डिंग में अगर यूं कहें ना, सिंपल सी अगर वर्डिंग में इसको अगर कॉन्सेप्चुअली अगर आप इसे अंडरस्टैंड करना चाहें ना, तो आप इसको यूं भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यूं कह लें कि कोई भी ऐसा एनर्जी रिसोर्स जिसको हम जब इस्तेमाल करें, कंज्यूम करें, यूटिलाइज करें, ठीक है, तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो वो उसी जैसे एनर्जी रिसोर्स को दोबारा उसकी फॉर्मेशन या उसकी प्रोडक्शन में यूटिलाइज ना हो सके। तो इस तरह का जो एनर्जी रिसोर्स होता है ना, उसको हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कह लें जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल गैस वगैरह, उस तरफ भी हम बाद में आते हैं, ठीक है, यूरेनियम इस तरह का। अब मिसाल के तौर पर कोल है, लेकिन कोल जो है यानी इसको जब हम बर्न करते हैं, बर्न, ठीक है, तो जाहिर बात है कि बर्निंग का मतलब होता है कंबसन, कंबसन होती है ऑक्सीडेशन। कोल को जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर आप बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होती है। अच्छा, अब उसमें मतलब हम ये बात करते हैं कि जब ठीक है हीट को अब यूटिलाइज कर लेते हैं, अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, एक समझने वाली बात ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये दोबारा इसी तरह के रिसोर्स को यानी दोबारा ये कार्बन की या कोल की फॉर्मेशन में कहीं यूटिलाइज नहीं हो सकती, रीयूटिलाइज नहीं हो सकती। उसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है कि
آپ نے آلریڈی FSC میں اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے FSC میں سیکنڈ ایئر کیمسٹری یا سیکنڈ ایئر کی کیمسٹری ہے اس کا جو 7واں چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کول کی فارمیشن کی جو تھیوریز ہیں یا پیٹرولیم یعنی کروڈ آئل جو ہے اس کی جو فارمیشن کی جو تھیوریز ہیں وہ کیا ہے. ان کا کانسیپٹ بیسیکلی انگریزوں کا یہی ہے نا کہ آج سے تو 5000 سال پہلے، ٹھیک ہے، زمین کے اوپر جب انسانوں کی آبادی بڑی کم تھی تو زیادہ تر مطلب آپ کہہ لیں کہ زمین کے اوپر جو بڑے سائز کے جو اینیملز ہیں ڈائناسور لائن یہ ایگزسٹ کرتے تھے، اور ارتھ کا موسٹلی جو ایریا ہے دیٹ واز کورڈ ود فارسٹس یا پلانٹس کہہ لیں یا ٹریز کہہ لیں. انہوں نے کہا کہ جب یہ ٹریز یا پلانٹس جب ڈیڈ ہو جاتے تھے یا اینیمل جب ڈیڈ ہو جاتے تھے تو پھر یہ زمین کی مٹی کے ساتھ مکس ہو کر الٹیمیٹلی اس میں دب جاتے تھے. پھر وہ ارتھ کی ہیٹ کہہ لیں، اس کے اندر بیکٹیریل کیمیکل ایکشن، اس کا پریشر، جو بھی بیکٹیریل ایکشن ہے وٹ ایور جو بھی ہے، اس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ یعنی آپ کہہ لیں ڈیورنگ تھاؤزنڈز آف ایئرس آپ کہہ لیں کا جو ایک ٹائم ہے وہ گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ جو آپ کہہ لیں کہ وڈ ہے یا وہ جو اینیملس کا جو اسکیلٹن ہے وہ سلولی کیا ہوتا ہے وہ ٹرانسفارم ہوتا ہے کس کے اندر آپ کہہ لیں کول کے اندر یا کروڈ پروڈکٹس کے اندر یا کروڈ آئل کے اندر کہہ لیں آپ. اب سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ جو کول کو ایک دفعہ یوز کر لیا اب دوبارہ وہ فیو منتھ یا فیو ایئرس کے اندر دوبارہ اس کی ریپروڈکشن نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. تو یہ جو اس کی فارمیشن کا جو پروسیس ہے آپ کہہ لیں کہ وہ ہزاروں سالوں پر کیا ہے وہ محیط ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کا جو ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ جو ریسورس ہے کہ جس کو ایک دفعہ ہم استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کو ریپروڈیوس یا ریگرو نہ کروایا جا سکے، اس طرح کے انرجی ریسورس کو ہم کہتے ہیں نان رینیویبل انرجی ریسورس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں نان رینیویبل انرجی ریسورس. اچھا اسی طرح سے مثال کے طور پر ہمارے پاس نا ایک اور بھی ہے، جیسے یہ آپ اسکرین پر اگر آپ دیکھیں یورینیم ہے. اب یورینیم کی ایگزامپل نہ لیں، اب کسی بھی ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس کی ایگزامپل لیں، ٹھیک ہے، لیکن نیوکلیر ٹیکنالوجی کا بیسیکلی دور ہے. تو دیکھیں اس کے اندر دنیا کے اندر جو ہے کہ دنیا اس نیوکلیر ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کر رہی ہے اپنی انرجی کی جو نیڈز ہیں، جو ڈیمانڈ ہے اسے میٹ کرنے کے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ پاکستان اس طرح کی جو کنٹریز ہیں اس میں اگر ہم استعمال کر بھی رہے ہیں تو وہ آپ کہہ لیں کہ اتنا کم ہے کہ آپ کہہ رہے ریئرلی کہہ رہے ہیں. اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، سیکورٹی تھریٹس ہیں، وٹ ایور جو بھی ہے وہ ایک بات ہے، اسے بعد میں مطلب جب لائیو کلاس ہوتا ہے پھر ہم اسے ڈسکس کریں گے. دیکھیں اب سمپل سی بات ہے کہ یورینیم اس طرح کی جو ہمارے ریڈیو ایکٹیو میٹلز ہیں تو ہم یہ نیوکلیر ریئیکشنز کے ذریعے مینس کہ نیوکلیر فیشن ریئیکشن ہوتا ہے جب ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے تو ہیوج اماؤنٹ آف ہیٹ ریلیز ہوتی ہے، بہت فاسٹ ریئیکشن ہے، ہائیلی ایکزوتھرمک ہے، ہائیلی افیکٹو ہے. تو وہ جو مطلب نیوکلیر انرجی ہے اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں الیکٹریکل انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے. تو یہ ایک انرجی ریسورس تو ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ونس دا یورینیم آپ کے لیے ول بی کنزیوم اٹ کین ناٹ بی ری میڈ یا ری گرو کہہ لیں، جو بھی پروڈکٹس بنیں گے اس کو دوبارہ ان کو استعمال نہیں کر سکتے کہ وہ یورینیم کو آپ کہہ لیں ریپروڈیوس کرتے ہیں وٹ ایور جو بھی ہے. تو یہ یورینیم یہ اس طرح کے بھی جو سبسٹانسز ہیں تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ بھی ایک نان رینیویبل انرجی ریسورسز کی ٹائپس ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل لے لیں نیچے مطلب یہاں پر جو ہم نے ایگزامپلس دی ہیں وہ وہی ہیں فاسل فیولس کی، اس میں وہ کول، پیٹرولیم، نیچرل گیس، یہ سارے کے سارے نان رینیویبل انرجی ریسورسز ہیں بیکاز ونس دے آر یوزڈ، ٹھیک ہے، تو they cannot be remade or regrowth in a short period of time from their products. تو اس طرح سے یہ چھوٹا سا جو کمپیریزن ہے بٹوین رینیویبل اینڈ نان رینیویبل انرجی ریسورسز کے، تو ان کو ہم نے یہاں سے پڑھ لینا ہے. اب اسی کے اندر مطلب ایک تھوڑا سا ایک ایڈیشن جو ہے وہ میں اور مطلب آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر ہاں یہ ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے بیٹا یہ چھوٹا سا ایک ریسرچ پیپر ہے یا ریویو پیپر کہہ لیں، تو اس کو بھی تھوڑا سا ہم نے کیا کرنا ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے یا آپ اس کو پڑھنا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. اس سے مطلب آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ مزید یعنی جو نالج ہے وہ مزید کیا ہوگا وہ براڈ ہوگا، وہ آپ
डीपली चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखिए इसके अंदर ना उसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि वो कहता है कि बायोमैस है क्या, हमें पता हो कि बायोमैस है क्या। वो यही बात करता है कि बायोमैस term used to describe all organic matters which are produced by photosynthesis existing on the earth's surface। यानी जमीन पर मौजूद कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए नेचुरली जो प्रोड्यूस होता है ना, उसको हम कहते हैं बायोमैस। अब इसके अंदर वो कहता है कि ऑल वाटर एंड लैंड बेस्ड वेजिटेशन, ट्रीज और इस तरह की और भी मतलब उसने आगे एग्जांपल दिए, वो सारी इसके अंदर क्या है वो इंक्लूड होती है। ठीक है, तो आगे उसने एक अच्छा पॉइंट मतलब उसने यहाँ पे उसने लिखा है, इसको फिर हम ना लाइव क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो बायोमैस है why it can be a good alternative to the fossil fuels कहते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल्स का एक बेहतर अल्टरनेटिव कैसे हो सकता है। ठीक है, तो दुनिया जो है वो जाहिरी बात है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं इन पर वो अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती है। एक तो ये कि इनके रिजर्व्स कम हो रहे हैं, दूसरा ये है कि जाहिर है इनकी कॉस्ट इनकी ज़्यादा है। ठीक है, तो तीसरा ये है कि इनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं नेचर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा है। हमारे जैसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो मतलब आप कह रहे हैं कि इनमें इतना इशू ना हो, लेकिन जिस तरह चाइना है, जापान है, या आप सिंगापुर कह लें, आप इसी तरह से आप कह लें अमेरिका कह लें, तो यानी ये ऐसे कंट्रीज हैं कि जो इंडस्ट्रीज के हवाले से मतलब इंडस्ट्रियल हब्स हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है कि वहाँ पे मतलब आप कह लेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से तो ये बल्क में जो गैसेज एयर के अंदर जा रही है वो कॉन्स्टेंटली या कंसिस्टेंसी के साथ कॉन्टिन्यूसली वो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रही है, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो इसीलिए जो दुनिया है वो फोकस कर रही है कि वो कोई अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज हो जो इकोनॉमिकल भी हो, जो क्लीन एंड नीट एनर्जी रिसोर्सेज हो, इफेक्टिव भी हो। तो मतलब ये सारी वो चीज़ें इसी के अंदर वो आ जाती हैं। अच्छा, इसी तरह से फिर आगे जो चीज़ें हैं इसको आपने मतलब ये पढ़ लेना सारा आपने। तो ये नेक्स्ट यानी जो हमारी क्लास होगी ना, तो ये पहला जो मतलब पहला पेज है इसको आपने सारा ये पढ़ लेना है। ठीक है, ये कंबस्शन भी और ये आगे ये गैसिफिकेशन तक आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक है, और ये जो बेसिकली एक छोटी सी फिगर है, ये वही बात को बेसिकली एक्सप्लेन कर रही है जो ऑलरेडी हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। ठीक है, ये वही बात है कि ये साइड पे उसने ग्रीनरी जो शो की है ये सारा बायोमैस है। वो कहता है कि सपोज ये पावर प्लांट है, अगर आप इसके अंदर इस बायोमैस को यूज करते हैं तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एथेनॉल है कोई ऐसे सब्सटेंस में। ठीक है, तो बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वो यही कहता है कि मतलब डायरेक्टली बर्न करके हीट भी हासिल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट एयर के अंदर जाते हैं, जैसे यहाँ भी ये मेरा एरो है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर एटमॉस्फेयर में जाती है, यही कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो हीट है, ठीक है, ये दोबारा इसको ये जो बायोमैस है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इनको क्या करता है वो इस्तेमाल करता है, तो दोबारा इसी तरह के जो सब्सटेंसेस है वो रीग्रो होते हैं, रीग्रो कहते हैं। तो ये मतलब ये सारी चीजें जो है इसको आपने देख भी लेना, नेक्स्ट लाइव क्लास में भी इसको हम क्या करेंगे डिस्कस। तो वो मतलब इससे कैसे हम ये प्रोडक्ट्स मतलब कैसे हम इससे लिक्विड फ्यूल्स बना सकते हैं। ठीक है, जिनको हम ये ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करते हैं। इवन मतलब जो है कि ये जो बायोमैस है इसको अगर हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, आगे हमने छोटे छोटे होम्स यहाँ पे दिखाए हैं डोमेस्टिक पर्पज के लिए, यहाँ पे हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह जो भी मतलब चीज़ें हैं। तो फिलहाल ये आप यहाँ तक इसको मतलब जो है कि वो इसे अंडरस्टैंड करें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर जो है तो वो यहाँ की को आगे ना फर्दर हम